हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं CDM स्टडी पॉइंट। संवैधानिक व्यवस्था की कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनको शपथ कौन दिलाता है, क्या क्या कार्य हैं, कार्यकाल कितने वर्ष तक होती है और वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे यहाँ संसदीय जो कार्यप्रणाली है, कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका। आप हाथी को देखे होंगे, एक दिखाने वाला दांत होता है और एक खाने वाला दांत होता है। उसी तरह संसदीय कार्यपालिका में भी दो तरह के व्यवस्था की गई है। एक आपका नाम मात्र का, एक होता है आपका नाम मात्र और दूसरा होता है आपका वास्तविक हेड। ध्यान से देखिए इसको, संसदीय कार्यपालिका में एक नाम मात्र का हेड होता है और दूसरा वास्तविक हेड होता है। जैसे आप हाथी को देखे होंगे, एक दांत दिखाने का होता है, एक और खाने का होता है। तो ये समझ लिए हाथी का जो दांत है वो दिखाने लायक है, ठीक है। तो सारा कार्य जो होता है वास्तविक रूप से कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है? तो वास्तविक हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहीं पर आपको पूछा जाए सीधे कि संसदीय कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से कौन कौन से अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। 74, 75 एंड 78। बेसिकली इसमें से 78 जो है, अनुच्छेद 78 जो है, वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी को बताता है। देखा जाए तो मोस्ट रूप से 74 और 75 आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री चैप्टर से। तो हम लोग आज देखते हैं कि आर्टिकल 74 में क्या वर्णित किया गया है। आर्टिकल 74 में आर्टिकल 74 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए, आर्टिकल 74 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यह किस में वर्णित किया गया? आर्टिकल 74 में। साथ ही साथ इसमें यह भी वर्णित किया गया है कि उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। क्लियर समझिए, 74 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कुछ संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधन किया गया कि जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा या PM द्वारा किसको दिया जाए? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को दिया जाए, उस सलाह को प्रेसिडेंट मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ध्यान से समझिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान लाया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो सलाह देगा प्रेसिडेंट को, उस सलाह को मानने के लिए क्या होंगे? वो बाध्य होंगे। फिर 2 साल बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसी में फिर संशोधन किया गया और कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे प्रेसिडेंट।
लेकिन इसी में एक और प्रावधान दिया गया कि एक राष्ट्रपति बाध्य तो नहीं होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको पुनर्विचार के लिए इसे लौटाया जा सकता है। और पुनर्विचार के बाद मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वही चीज अगर राष्ट्रपति को फिर से भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस चीज को मानने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। यह आर्टिकल 74 से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के पद से संबंधित है। किससे संबंधित है, पद से संबंधित है। और इसी में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो आपको दो वर्ड मिलते होंगे। पहला आपको मिलता होगा नियुक्ति, दूसरा आपको निर्वाचन। सीधा सीधा समझिए, जिसका इलेक्शन होता है उससे निर्वाचन कहा जाता है। लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, तो उसको कहा जाता है निर्वाचन, यानी कि उसका पद निर्वाचित किया जाता है। नियुक्ति किसको कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं किसी समूह द्वारा किसी एक पद का सृजन करना। नियुक्ति मतलब होता है पद का सृजन करना, उस पद पर किसी को आसीन कर देना, ये होता है नियुक्ति। और वहीं पर होता है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव करके जिसको हम बैठाए। मानकर चलिए आप जो हमारे यहाँ के MLAs होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, उसका आप लोग क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का पद भी निर्वाचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है वह नियुक्ति किया जाता है। क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। तो आर्टिकल 75 में यह साफ साफ वर्णित है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति करेगा, यह वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति कर सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त करता है। पहला कंडीशन है कि वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। किसका, लोकसभा का। पहला किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई बहुमत दल का नेता नहीं है तो क्या होगा, बहुमत दल का अगर नेता नहीं है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें एक कंडीशंस होता है कि नियुक्ति अगर प्रेसिडेंट कर दिए स्वविवेक से और उसका बहुमत नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और इस विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, उस व्यक्ति को बहुमत हासिल करना पड़ता है। अगर वह व्यक्ति बहुमत हासिल कर लेता है तो वह प्राइम मिनिस्टर पद पे बना रहेगा। अगर वह बहुमत हासिल नहीं करता है तो उसे अपना क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। हाल ही फिलहाल में यह कंडीशन जो है लागू हुआ था, कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन यहाँ संघ की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की बात कर जा रही है, ठीक है। अब हम लोग इसके साथ साथ एक और चीज देखते हैं, मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। हमारे देश को जो राष्ट्रपति होते हैं वही करते हैं मंत्री परिषद की नियुक्ति। लेकिन इसमें एक और बात, एक कंडीशन लागू किया गया है कि किसके सलाह पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के ही सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। यह भी हमारे संविधान में वर्णित है। और कितने आर्टिकल में वर्णित है, 75 में। अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि 78 क्या कहता है। आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होगा।
के बीच की कड़ी होगा। आपने देखा आर्टिकल 74 किससे वर्णित है, आर्टिकल 75 किससे वर्णित है, और आर्टिकल 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट योग्यता की ओर। क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रखा गया है कि यही एक विशेष व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है? तो योग्यता के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलतफहमी रहती है कि प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको मैं क्लियर कट शब्दों में बता दूं कि संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री की योग्यता में यह वर्णित नहीं है कि मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए या वगैरह वगैरह। संविधान में मात्र 2 बात कहा गया है प्रधानमंत्री जी की योग्यता के बारे में। पहला कहा गया है कि वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे वो या तो लोकसभा का सदस्य होंगे या तो राज्यसभा का सदस्य होंगे। यदि, फिर दूसरा कंडीशन यह भी है कि यदि वह व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है तो क्या वह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो हमारे संविधान में यह बिल्कुल प्रावधान है कि वह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि 6 माह तक। वह कितने दिनों तक बन सकता है? मात्र 6 माह तक बन सकता है। और 6 माह के भीतर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। कंडीशन देखिए, ध्यान से समझिएगा। योग्यता में कहा गया है कि वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह हमारे संविधान में वर्णित किया गया है प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, अब शपथ की ओर चलते हैं। शपथ में ज़्यादा कुछ वर्णित नहीं है। शपथ में बस इतना वर्णित है कि प्राइम मिनिस्टर का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और इसके साथ साथ यह भी वर्णित किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्रीगण का भी शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। बस फर्क इतना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर होंगे उसके पद की शपथ के लिए कौन परामर्श करेगा? कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। पीएम करेगा। और एक और बात आती है सामने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में यानी कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम कहा गया है 15% ऑफ लोकसभा के सदस्य। 15% लोकसभा के 15% सदस्य जो होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में मेंबर्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में मैक्सिमम सीट की जो संख्या है 83 है। मतलब एक मंत्री परिषद का गठन किया जाए अगर प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उस मंत्री परिषद में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए। और वह संख्या कितना है? 83 सदस्य से ज़्यादा उस मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होना चाहिए। एक और बात आती है कि प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संपूर्ण रूप से किसके लिए उत्तरदायी होगा? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होगा। यह बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर आपको पूछा जाएगा मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद
और प्रधानमंत्री दोनों संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये भी आपने देखा। अब चलते हैं हम लोग कार्य के बारे में, क्या क्या कार्य होता है एक प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री का पहला कार्य होता है नियुक्ति संबंधित राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सलाह देना। मतलब आप क्लियर समझिए, राष्ट्रपति को कार्य क्या था, किसी भी पद का सृजन करना और उसकी नियुक्ति करना, ठीक है। तो उस पद की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है नियुक्ति संबंधित सलाह जितना भी है वो प्रेसिडेंट को दो। इसमें देखिए आप लोग किसकी, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग, एससी आयोग, इसके अलावा वित्त आयोग, ये सब सारे जितने भी हैं, यूपीएससी हो गया आपका, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। इन सारे पद की नियुक्ति के लिए सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। किसको, राष्ट्रपति को। इसके बाद दूसरा आप देखिए, मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल की गठन के लिए सलाह देगा। किसको, प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री का एक और कार्य होता है कि मंत्रिमंडल का गठन करवाने की सलाह किसको देना चाहिए, प्रेसिडेंट को देना है। तीसरा है मंत्रालय की नियुक्ति के लिए सलाह देना। प्रेसिडेंट को मंत्रालय के जितने भी मेंबर्स होंगे कैबिनेट मंत्री में, उसके मंत्रालय का जो बंटवारा किया जाएगा उसके लिए भी सलाह प्राइम मिनिस्टर को देंगे। कौन, प्रधानमंत्री। आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ सलाह देने के लिए ही काम करते हैं, नहीं, तो इसके अलावा और भी चीज होते हैं, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग का अध्यक्ष जो है वो भी पीएम होता है हमारा। तो आप लोगों ने ये सब देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट है उसी बात की चर्चा की जा रही है। अब चलते हैं हम लोग कार्यकाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती यहीं पर करते हैं कार्यकाल में। उनका मानना होता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में यह कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके लिए वर्ड आता है, इसके लिए क्या वर्ड आता है, राष्ट्रपति के प्रसादानुसार या प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब हुआ कि कार्यकाल तभी तक रहेगा जब तक क्या होगा, राष्ट्रपति चाहेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। तो कार्यकाल कब तक रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इसके साथ साथ जब तक लोकसभा में उसका बहुमत हो। जैसे ही लोकसभा में प्रधानमंत्री की बहुमत खत्म होती है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को अपना पद इस्तीफा देना पड़ता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपना पद इस्तीफा देते हैं, वैसे ही उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री परिषद विघटित हो जाता है। मंत्री परिषद क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। और चलते हैं हम लोग त्याग पत्र के बारे में। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री परिषद भी अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके लिए भी सलाह कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। इसके अलावा एक और बात होता है कि क्या प्रधानमंत्री के पद को हटाया भी जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसके लिए भी एक प्रावधान है जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। अगर प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाना हो तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में। लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में सिर्फ बहुमत पास कराना जाना होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री को अपने मंत्री परिषद सहित त्याग पत्र देना होता है। यही सारी चीज मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री संबंधित घटनाएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।